दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन नामक सीरीज देखा है और इस सीरीज को हेली बॉस्टन क्रिएट करी हैं। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 2 वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। यानी कि आज वाली वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे और अगली वीडियो एक दिन बाद ही आ जाएगी जिसमें हम बचे हुए 4 एपिसोड्स की कहानी के साथ साथ ढेर सारी थियरीज पे बातें करेंगे। इनकेस आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है नेवर गेट ऑन वन नी और इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक कपल से मिलते हैं जिसमें लड़की का नाम रेचल और लड़के का नाम निकी है। ये दोनों एंगेज्ड हैं और इनकी शादी तकरीबन एक हफ्ते में निकी के पेरेंट्स के वेकेशन केबिन में होने वाली थी। ये वेकेशन केबिन काफी सेक्लूडेड एरिया में था और इस जगह पे हमेशा बर्फ गिरती थी। रेचल को बड़ी वेडिंग नहीं चाहिए थी और निकी क्लियरली कहता है कि इनके वेडिंग में बस क्लोज्ड फैमिली वाले लोग होंगे, मतलब कुल मिलाकर 8-10 लोग होंगे। खैर फिलहाल रेचल और निकी रोड ट्रिप करते हुए निकी के होम टाउन जा रहे हैं और रास्ते में निकी बताता है कि नेक्स्ट टाउन में कोल्डी शॉप है जो कि आइसक्रीम शॉप नहीं है, रादर एक कस्टर्ड शॉप है। कोल्ड कस्टर्ड मिलता है। इस शॉप चेन का ओनर लैरी पूल था जिसके ऊपर 3 औरतों को खत्म करने का इल्जाम है। ये स्टोरी रेचल को इंटरेस्टिंग लगती है और ऐसे भी ड्राइव करते करते रेचल को कहीं ना कहीं नींद आने लगी थी तो वो लैरी पूल वाले केस के पॉडकास्ट को सुनने लगती है। पॉडकास्ट में एक औरत बता रही होती है कि कैसे वो लैरी पूल के ट्रक में थी और उस टाइम पे शी वाज प्रेग्नेंट। लेडी को अपनी लेग के पास एक बार्बी डॉल का शू दिखता है और ऐसे में लेडी को लगता है कि शायद लैरी की भी बेटी होगी। एक रेस्ट स्टॉप साइन पे लेडी लैरी से रुकने को कहती है लेकिन दोस्तों लैरी लेडी के गले पे अटैक कर देता है। लेडी लहूलुहान हो जाती है, वहीं पे उसे छोड़ दिया जाता है। वो खत्म होने लगती है ऑन द साइड ऑफ द रोड, लेकिन वो समहाउ खुद को होश में रखती है। फाइनली वहां से गुजर रहे दूसरे लोग लेडी की मदद करते हैं जिससे वो लेडी बच पाती है। अब दोस्तों जब रेचल इस पॉडकास्ट को सुन रही थी तो वो अपने हाथ के नाखून के पास के स्किन को काइंड ऑफ पील कर ली थी, मतलब टेंशन में। जो भी हो रेचल और निकी एक स्टॉप पे रुकते हैं जहां रेचल नशीले पदार्थ स्मोक करती है। रेचल को ये स्मोक करने की आदत है। वो कहती है कि इससे उसे रिलैक्स फील होता है। देन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाते हैं जहां रेचल की बात से हम समझ पाते हैं कि उसे बेबी को जन्म देने के प्रोसीजर से डर लगता है क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि अगर फ्यूचर में उसे बच्चा होता है तो शी वांट्स कि उसका बच्चा या बच्ची एकदम स्मॉल साइज की हो जिसे इजीली निकाला जा सके। अब इसी रेस्टोरेंट में रेचल 2 लोगों को बात करते सुनती है जहां एक लेडी बार बार कह रही थी कि एक बंदे के डॉग्स गायब हो जा रहे हैं एंड डॉग्स का ऐसे गायब हो जाना कॉमन नहीं होता। ये सुन के रेचल को फील होता है कि शायद वो बंदा डॉग्स को खुद ही खत्म कर देता होगा। अगेन हम देख पाते हैं कि रेचल दूसरों की बात को सुन रही है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, मतलब उसका दिमाग ऐसे ही चलता है मानो कुछ गलत हो रहा है जिसे सॉल्व करना होगा। खैर आगे रेचल निकी को बताती है कि उसके डैड की एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी बेटी का नाम केथी था। केथी को अपने पिछले जन्म की बातें याद थी और दोस्तों इस टॉपिक पे रेचल और निकी काफी बातें करते हैं। रेचल का कहना था कि चिल्ड्रन जब वूम में होते हैं तो वो एक डिफरेंट दुनिया में होते हैं और इसीलिए हर तरह के जो बच्चे होते हैं वो एकदम बचपन में हॉन्टेड काइंड ऑफ होते हैं। वहीं निकी ऑफ कोर्स इन बातों में यकीन नहीं कर रहा था। अब दोस्तों ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनका सटल कनेक्शन आगे कहानी में अक्सर आपको देखने मिलेगा। मोरोवर हम थियरीज में भी इस पे खुल के बात करेंगे। एनीवेज आगे दोनों रोड ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं जहां टनल आते ही दोनों अपनी सांस रोक लेते थे, काइंड ऑफ अ स्टूपिड गेम। देन आगे ये लोग एक रेस्ट एरिया में रुकते हैं जहां एक कार लगी थी। कार के अंदर सिर्फ एक बच्चा था, मतलब वहां आसपास कोई एडल्ट नहीं था और ऐसे में रेचल फ्रीक आउट करती है। रेचल बच्चे के पेरेंट्स को वॉशरूम में ढूंढने जाती है लेकिन वहां कोई नहीं था। ऑल्दो वॉशरूम में रेचल को एक बार्बी डॉल की रेड शू जरूर दिखती है। इससे रेचल डरती है क्योंकि बार्बी शू वाली बात तो लैरी पूल वाले पॉडकास्ट में वो सुनी थी। तभी वॉशरूम के एक केबिन का डोर खुलता है और अंदर कमोड पे एक इंजर्ड वुल्फ खत्म पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, इस वुल्फ को देख के ऐसा लग रहा था मानो वो खुद अपने पैर को खा गया हो। एंड देन वो इंजर्ड भी था, ऐसा लग रहा था उसे अटैक करके खत्म किया गया है एंड यहाँ उसके शरीर में मैगेट्स भी लगे थे। रेचल तुरंत बाहर भागती और वो निकी को बच्चे वाले कार के पास ही रुकने कहती है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि बच्चा ओके है। वहीं रेचल खुद अपनी कार ड्राइव करके पास से हेल्प लेने जाने वाली थी क्योंकि इनके फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। सो यस, रेचल अपनी कार में निकलती और रास्ते में उसे कोल्डीज कस्टर्ड वाली एक आउटलेट दिखती है व्हिच वाज क्लोज्ड और इससे रेचल डर जाती है। स्टिल वो आगे बढ़ते हुए द स्वान डाइव बार तक पहुंच जाती है। देन बार के अंदर जाती है। बार के बाहर क्लोज्ड वाला बोर्ड था। स्टिल रेचल अंदर जाती है जहां पूरा बार बिल्कुल खाली था लेकिन काउंटर पे फॉर्चुनेटली एक वर्कर थी जिसका नेम टैग था बेंजामिन। नेम देख के रेचल को लगता है कि इस बंदी का नाम बेंजामिन
है, लेकिन ये बंदी बताती है कि बेंजामिन किसी और का नाम है जो कि यहाँ पहले काम करता था। वो खुद को बाथरूम में इलेक्ट्रिकल कॉर्ड से समाप्त कर लिया और इस जगह का ओनर इतना कंजूस है कि वो सेम नेम टैग ही लड़की को दे दिया है। जो भी हो, हम इस लड़की को बेंजामिन ही बुलाएंगे। और रेचल बेंजामिन को समझाती है कि कैसे पास में एक अबैंडन्ड गाड़ी के अंदर एक बच्चा कैद है। बेंजामिन तुरंत लैंडलाइन फोन से पुलिस को इन्फॉर्म करने जाती है। वहीं रेचल वॉशरूम में पी करने जाती है। पी करते वक्त वो ऊपर देखती है जहाँ एक बुढ़ा आदमी उसके बाथरूम में झांक रहा था। इससे रेचल बहुत डर जाती है और वो भागकर बाहर आती है। बाहर वो फिर से उस बुढ़े आदमी को देखती है जो कि रेचल की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो करीब आता है तो रेचल अपनी चाबी से इस बुढ़े के हाथ में स्टैब करती है। ये बुढ़ा ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, रादर चाबी अपनी हथेली से निकालता है एंड देन रेचल से पूछता है कि आर यू श्योर ही इज द वन। रेचल अब तक घबरा गई थी और वो बिना जवाब दिए यहाँ से भाग निकलती है। रेचल ड्राइव करके निकी के पास वापस आती है और वो निकी के फेस पे चोट के निशान देखती है। निकी बताता है कि कार के ओनर्स वापस आ गए थे और उन्हें लगा कि निकी उनका बच्चा चुरा रहा है, इसीलिए वो निकी को पंच कर दिए। बट अभी मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है, बच्चा सेफ है और ये दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। खैर, दोनों ड्राइव करके निकी के पेरेंट्स वाले केबिन तक आते हैं और यहाँ मेन गेट से एंटर करने का कोड था 0817 which was Nikki's birthday. नाउ एंटर करते रेचल समझ पाती है कि ये जगह कोई सेक्लूडेड केबिन नहीं था, रादर प्रॉपर स्टेट या मैंशन जैसा था। मतलब हाँ, सेक्लूडेड था, चारों तरफ ट्रीज एंड स्नो थी, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा सा घर था जो कि निकी के फैमिली का स्टेट था। इसके बाद निकी और रेचल घर में एंटर करते हैं और ये घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। घर की दीवारों पे टैक्सीडर्मी वाले डॉग्स थे एंड निकी वाज लाइक कि इनके घर में कई डॉग्स रहे हैं और उसके पापा को टैक्सीडर्मी पसंद है। अब जिन्हें टैक्सीडर्मी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी मरे हुए एनिमल की स्किन को ट्रीट करके उसके अंदर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर डाल के उसे वापस बिल्कुल जिंदा जैसा शेप और लुक दिया जाता है ताकि उसे डिस्प्ले, म्यूजियम या डेकोरेशन के लिए यूज किया जा सके। निकी कहता है कि टैक्सीडर्मी किए गए डॉग्स की आंखों में नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे उस जानवर की आत्मा बुरा मानती है, काइंड ऑफ लाइक डिसरिस्पेक्ट है फॉर द डेड। इसके बाद रेचल एक वॉल पेंटिंग दिखती है जिसमें फैमिली के सभी लोगों की तस्वीर बनी हुई थी। इस फैमिली में निकी के माता पिता के अलावा उसका भाई था, भाई की सेकंड वाइफ थी और निकी की एक बहन भी थी। फैमिली मेंबर्स से मैं आपको थोड़ी देर में अच्छे से इंट्रोड्यूस करता चलूंगा। फॉर नाउ मैं बस आपको इतना बता दूं कि इस पेंटिंग में पहले निकी के भाई की पहली वाइफ थी, बट दूसरी वाइफ आने के बाद पहली वाइफ के ऊपर ही उसे पेंट कर दिया गया। इनफैक्ट इस पेंटिंग में एक सीट खाली थी और उस सीट पे शायद रेचल को ड्रॉ किया जाएगा। तो इसके बाद रेचल और निकी अपने कमरे में जाते हैं जहां ऊपर एक भालू टंगा था आफ्टर टैक्सीडर्मी प्रोसेस। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रेचल की मां शायद तभी समाप्त हो गई थी जब रेचल का जन्म हुआ था। तब से रेचल को उसके पिता पाले, लेकिन फिलहाल रेचल अपने पिता से कांटेक्ट में नहीं है, एज रेचल के हिसाब से उसके पिता की मेंटल हालत ठीक नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों 11 साल से नहीं मिले हैं और रेचल अपने पिता को शादी में इनवाइट तक नहीं करी है। खैर, सेटल वगैरह होकर रेचल घर को एक्सप्लोर करती है जहां वो किचन तक पहुंच जाती है। किचन में निकी की छोटी बहन पोर्शिया थी, देन निकी का भाई जूल्स और जूल्स की दूसरी बीवी निल भी थी। सभी रेचल से पहली बार मिल रहे थे एंड देयर रिएक्शन वाज मिक्स्ड। आई मीन वो खुशी तो ऊपर से जाहिर कर रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पे एक डाउट या स्केप्टिसिज्म भी था। स्पेशली पोर्शिया, जिसको देख के क्लियर लग रहा था कि वो अपने अमीर होने वाली बात को बहुत सीरियसली लेती है और वो रेचल को थोड़ा नीचा दिखा रही थी कि वो काइंड ऑफ गरीब है एंड रेचल को पसंद भी नहीं कर रही थी। बातों बातों में पोर्शिया कहने लगती है कि यहाँ आसपास के जंगल में कुछ तो इविल रहता है। पोर्शिया की बात सुन के जूल्स वाज लाइक हम वो कहानी रेचल को नहीं सुनाएंगे, बट पोर्शिया ये कहानी सुनाना चाहती थी। जूल्स और निल यहाँ से निकल लेते हैं और पोर्शिया रेचल को अकेले में कहानी सुनाती है। पोर्शिया बताती है कि जब जूल्स छोटा था तब वो वुड्स में अकेले घूम रहा था, तब उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। नो मैटर जूल्स कहीं भी भागता, आवाज बढ़ती जा रही थी और तब जूल्स ने सॉरी मैन को देखा। सॉरी मैन के सामने एक लहूलुहान औरत थी और सॉरी मैन अपनी नुकीली नाखून वाले हाथों से औरत के पेट को फाड़ रहा था। जूल्स छुप के सब देख रहा था और ये सॉरी मैन रोते हुए आई एम सॉरी बार बार बोल रहा था, तभी उसका नाम सॉरी मैन रख दिया गया। लेकिन वो उस लहूलुहान औरत को पूरी तरह फाड़ के खत्म कर दिया। कुछ समय बाद जूल्स वहां से निकल पाया और जूल्स का मानना है कि सॉरी मैन अपनी लॉन्ग लॉस्ट वाइफ को दूसरी औरतों में ढूंढता है और इसलिए वो दूसरी औरतों को फाड़ देता है टू सर्च हिज वाइफ। कहते हैं कि सॉरी मैन होने वाली दुल्हन के पीछे आता है और वो खून से अट्रैक्ट होता है। तभी एकदम से रेचल अपने पीछे एक बच्चे को देखती है एंड ये एक्चुअली में जूल्स का बेटा है नेम्ड जूड। जूड सॉरी मैन की कहानी सुन के काफी डरा हुआ था और पोर्शिया उसे अपने साथ ले जाती है। खैर, रेचल अपने कमरे में जाकर निकी को इस कहानी के बारे में बताती है एंड निकी वाज लाइक कि उसका भाई जूल्स वाकई वुड्स में एक बार गायब हुआ था। देन वो काफी टाइम बाद आया और उसने सॉरी मैन की कहानी सुनाई थी। तब से जूल्स काफी बदल गया और इनके घर में सॉरी मैन के बारे में बात करना मना है। ऑल्दो निकी वाज श्योर कि सॉरी मैन वाली कहानी झूठी है जो कि जूल्स बाकियों को डराने के लिए गढ़ा था। इस पॉइंट पे रेचल थोड़ा रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन और ये फीलिंग यहाँ आने के बाद बहुत स्ट्रांग होने लग गई थी। इनफैक्ट रेचल सॉरी मैन वगैरह की कहानी सुन के डर रही थी और ऐसे में निकी उसे काम डाउन करता है। रेचल बताती है कि कैसे जब वो बाढ़ वाली जगह पे गई थी तो वहाँ एक क्रीपी बूढ़ा उसके पीछे पड़ गया था एंड देन वो जगह थी ना जहाँ कार के अंदर एक बच्चा बंद था। वेल, वहाँ के वॉशरूम में कैसे रेचल को एक
बारबी डॉल की शू मिली थी, देन एक वुल्फ दिखा था। तो इन्हीं बातों से कहीं ना कहीं रेचल काफी परेशान होने लग गई थी। बट या निकी उसे अगेन काम डाउन करता है और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और हम समझ पाते हैं कि रेचल को अब भी फील हो रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वैसे बातों बातों में निकी एक और बात बताता है कि उसके भाई जूल्स की वाइफ नेली है ना, वो एक्चुअली में पहले निकी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। एनीवेज, तो इसके बाद दोनों सोने जाते हैं और उस देर रात रेचल की नींद खुलती है। क्यों? वेल, इस घर का एक डोर खुल रहा था, बंद हो रहा था और उसकी आवाज से ही रेचल की नींद खुली थी। वो घर को एक्सप्लोर करते हुए उस डोर तक पहुंच जाती है और डोर को बंद करने के बाद रेचल निकी की माँ विक्टोरिया को घर के एक पोर्शन के बीचों बीच खड़ा पाती है। विक्टोरिया अजीब तरह से रेचल को टच करते हुए कहती है कि तुम हो नेक्स्ट मिसेस कनिंघम। यहाँ मैं आपको बता दूं कि निकी की फैमिली कनिंघम फैमिली है, मतलब कनिंघम उनका सरनेम है। तभी निकी के पिता बोरिस कनिंघम यहाँ आ जाते हैं और वो विक्टोरिया को संभालते हुए घर के अंदर ले जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद रेचल इस जगह पे अकेली थी जहाँ वो कुछ लेटर्स वगैरह देखती है। इनमें से एक एनवेलप उसके नाम पे आई थी और इसलिए रेचल इसे ओपन करती है। एनवेलप के अंदर शादी वाली कार्ड थी जिसके पीछे रेड से बोल्ड में लिखा था डोंट मैरी हिम। तभी रेचल की नाक से खून निकलने लगता है और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। अब सेकंड एपिसोड का नाम है ब्राइड शेप्ड होल और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में टेक्स्ट आता है 4 days until I do, यानी 4 दिन में निकी और रेचल की शादी होने वाली है। पूरे सीरीज में दोस्तों हमेशा शादी के कितने दिन बचे हैं वो इसी तरह से दिखाया जाता है, मतलब ऐसे ही टेक्स्ट लिख के। खैर, तो हम पूरी फैमिली को फूड टेबल पे देखते हैं जहां विक्टोरिया कहती है कि कैसे निकी उनका लाडला बेटा है, वो बहुत स्वीट एंड प्योर है। देन विक्टोरिया कहती है कि रेचल को निकी की ये इनोसेंट सोल को प्रिजर्व करना होगा और दोस्तों विक्टोरिया की ये अजीब स्पीच रेचल को पसंद नहीं आती। इसके बाद रेचल निकी को वो डोंट मैरी हिम वाला कार्ड दिखाती है और इस कार्ड को देख के निकी वाज इन शॉक। निकी को लगता है कि शायद कोई उसका हेटर होगा जो कि रेचल को उसके खिलाफ भड़का रहा है। आगे जब ये दोनों अपने कमरे में जाते हैं तो वार्डरोब से रेचल की वेडिंग ड्रेस ही गायब थी। जी हाँ दोस्तों, रेचल वो श्योर कि वो वेडिंग ड्रेस यहाँ लाई थी, बट निकी को लगता है कि शायद ये लोग ड्रेस अपने फ्रेंड के घर पे भूल गए होंगे जिनके घर ये लोग आते वक्त रास्ते में रुके थे। अब आगे कुछ अजीब चीजें होती है, लाइक रेचल बोरिस की आवाज सुनती है जहाँ बोरिस कह रहे थे कि कल रात रेचल विक्टोरिया के पास अकेली देखी गई। कहीं विक्टोरिया रेचल को सब बता तो नहीं दी, होपफुली मैं टाइम पे पहुंच गया। ये बात सुन के रेचल वो श्योर कि यहाँ के लोग उससे कुछ तो छिपा रहे हैं। देन हॉल में खून के निशान थे जिन्हें जूड देख रहा था एंड रेचल उसे कहती है कि कल उसकी नाक से खून निकला था तो शायद ये निशान उसी से आ गए होंगे। ये सुन के जूड डर जाता है सेइंग कि रेचल के खून से सॉरी मैन उसके पीछे आएगा। तभी वहाँ जूल्स आ जाता है और वो जूड को चिल्लाने से मना करता है, एज इस घर में चिल्लाना मना है। इस पॉइंट पे बोरिस यहाँ आ जाते हैं और वो अपने बेटे जूल्स पे भड़कते हैं क्योंकि वो जूल्स को सॉरी मैन वाली बात बोलने से मना किए थे, लेकिन जूल्स का बेटा जूड सॉरी मैन की बात कर रहा है, उसी से सुना होगा। सिचुएशन और ऑकवर्ड तब हो जाती है जब रेचल बोरिस को डॉक्टर कनिंघम कहती है एंड जूल्स वाज लाइक कि मैं भी डॉक्टर कनिंघम हूँ। जी हाँ, ये डॉक्टर्स की फैमिली है। ओवरऑल दोस्तों रेचल को निकी के पूरी फैमिली से एक अजीब क्रीपी वाइब मिल रही थी। अब आगे सबको पता चलता है कि रेचल का वेडिंग ड्रेस गायब है और निकी एक्चुअली शिकागो अपने फ्रेंड के यहाँ वापस जा रहा है टू गेट द ड्रेस बैक। ध्यान रहे इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ड्रेस निकी एंड रेचल के फ्रेंड के घर पे शिकागो में ही छूटा है। इनफैक्ट इनके फ्रेंड्स तो फिलहाल अपने घर पे नहीं है, तो ये लोग फोन पे भी इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते। स्टिल निकी 8 घंटे ड्राइव करके ड्रेस लाने के लिए तैयार था, जिसे सब बहुत रोमांटिक जेस्चर बोल रहे थे। सो यस, निकी ड्राइव पे अकेले निकल जाता है। वहीं घर की दूसरी लेडी लाइक पोर्शिया, विक्टोरिया एंड नेल सजेस्ट करती हैं कि रेचल वेडिंग के लिए विक्टोरिया की पुरानी वेडिंग ड्रेस पहन ले। रेचल ना नहीं कह पाती और क्योंकि फिटिंग डे आज ही था तो रेचल को ये ड्रेस ट्राई भी करना पड़ता है। पोर्शिया तुरंत ड्रेस में कट्स लगाती है एंड मार्किंग करती है ताकि ये ड्रेस रेचल को परफेक्टली फिट हो सके। और दोस्तों यहाँ हम समझ पाते हैं कि पोर्शिया काइंड ऑफ कंट्रोल फ्रीक है जिसे सब कुछ एकदम परफेक्ट और टाइमली चाहिए होता है। पोर्शिया और विक्टोरिया मिलकर रेचल का एक नेकलेस भी निकाल देती है जिसमें रेचल की फैमिली की एक रिंग लगी थी। फिर विक्टोरिया रेचल को एक रिंग पहनाती है सेइंग कि ये उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर एलेनोर का है और इस पर रेचल वाज लाइक कि मेरे पास ऑलरेडी एक एंगेजमेंट रिंग है जो कि निकी मुझे दिया है। लेकिन विक्टोरिया बिना कुछ सुने निकी वाला रिंग निकाल के अपना वाला रिंग रेचल को पहना देती है। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि शादी रेचल की नहीं बल्कि विक्टोरिया की होने वाली है क्योंकि यहाँ रेचल की एक नहीं चल रही थी। रेचल के लिए सबसे बड़ा शौक तब आता है जब उसे पता चलता है कि शादी में तकरीबन 100 लोग आने वाले हैं। पोर्शिया कहती है कि सब क्लोज्ड फैमिली वाले लोग ही हैं और दोस्तों ये बात रेचल को पसंद नहीं आती क्योंकि वो स्पेसिफिकली निकी से कही थी कि उसे स्मॉल वेडिंग चाहिए। बातों बातों में पोर्शिया एक शैंपेन खोलने लगती है और रेचल को लगता है कि कॉर्क उसको ही लग जाएगा। इससे थोड़ी अफरा तफरी होती है जिसमें पोर्शिया का हाथ मिरर में लग जाता है और कांच का एक टुकड़ा उसकी एल्बो में चुभ जाता है। नेल तुरंत पोर्शिया की मरहम पट्टी करने उसे लेके जाती है और कमरे में सिर्फ विक्टोरिया और रेचल बची थी। ऐसे में विक्टोरिया रेचल को एक रियल पर्ल नेकलेस पहनने के लिए देती है। विक्टोरिया कहने लगती है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर उसकी ग्रैंड मदर को ये नेकलेस दी थी और ग्रैंड मदर को लगता था कि ये फेक है, लेकिन रियल पर्ल की पहचान उसे अपने दांत पे रगड़ के होता है। अगर रफ फील हुआ तो पर्ल्स रियल है और अगर स्मूथ फील हुआ तो पर्ल फेक है। विक्टोरिया रेचल से नेकलेस को दांत पे रगड़ने कहती है और रेचल को रफ फील होता है यानी इट्स रियल। देन विक्टोरिया रेचल को नेकलेस पहना देती है
और उनकी आंख में आंसू भी आ जाते हैं। विक्टोरिया कहती है कि इससे तुम दोनों को जो होगा उसके लिए आई एम सो सॉरी। और दोस्तों रेचल कुछ समझ ही नहीं पाती। वैसे रेचल की आंख में भी अपने आप आंसू आ गए थे और यहाँ मोमेंट बहुत अजीब क्रीपी सा बन गया था। रेचल इस रूम से निकलती है जहाँ वो पोर्शिया को उसकी बुराई करते सुनती है। साथ ही पोर्शिया कह रही थी कि ये पर्ल वाली नेकलेस बहुत भद्दी दिख रही है। इन शॉर्ट पोर्शिया रेचल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। खैर इस सब के बाद रेचल तुरंत निकी को कॉल करके बताती है कि कैसे यहाँ सब क्रीपीली बिहेव कर रहे हैं और शादी में 100 गेस्ट्स आने वाले हैं। निकी कहता है कि वो तुरंत अपनी ट्रिप से वापस आएगा। इस मोमेंट पे रेचल सुनती है कि बाहर से किसी तरह के इंजन चलने की आवाज आ रही थी, ऑल्दो वो इस मशीन को लोकेट नहीं कर पाती। फिर रेचल का ध्यान अपने बेड के नीचे जाता है जहाँ उसकी अपनी वेडिंग ड्रेस की कवर रखी थी। यानी कि दोस्तों वो वाकई अपनी वेडिंग ड्रेस यहाँ लेकर आई तो थी और कोई उसके ड्रेस को छुपा दिया है। रेचल को वहीं दूसरे रूम के डोर पे अपनी ओरिजिनल ड्रेस का एक छोटा टुकड़ा दिखता है। ऐसे में रेचल इस रूम में एंटर करती है। रूम के अंदर कैंडल्स और ऐसे सामान रखे थे मानो ये सब किसी तरह की रिचुअल के लिए लाया गया हो। इनफैक्ट वहाँ एक बुक भी थी टाइटल्ड द प्रैक्टिस ऑफ सुपरनैचुरल रिचुअल। ये सब देख के रेचल को लगने लगता है कि निकी की फैमिली उसे सैक्रिफाइस करने वाली है। रेचल तुरंत घर में खोजबीन शुरू करती है जहाँ वो पोर्शिया को उसकी बुराई करते सुन पाती है। लाइक कैसे रेचल गरीब है, वो पूरी इवेंट को बर्बाद कर देगी एंड ऑल। एंड एक पॉइंट पे रेचल के सामने बॉरिस आते हैं जो कि एकदम इमोशनल होकर कहने लगते हैं कि ये मेरे वाइफ की वेडिंग ड्रेस है। देन वो चले जाते हैं। आगे रेचल अपनी ड्रेस खोजते हुए जूल्स के कमरे में जाती है जहाँ उसे जूल्स के कबर्ड में एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव मिलती है। तभी जूल्स यहाँ आ जाता है और बहुत वियर्ड एक्ट करने लगता है सेइंग कि तुम्हारी वेडिंग ड्रेस वही है जो तुम अभी पहनी हो। इस पॉइंट तक रेचल पूरी तरह फ्रीक आउट कर चुकी थी और वो निकी को कॉल करने लगती है, लेकिन निकी कॉल उठा नहीं रहा था। डिनर के टाइम रेचल एकदम चुपचाप बैठी थी और बाकी लोग उससे पूछ रहे थे कि वो ना तो कुछ बोल रही है ना खाना खा रही है। रेचल उनसे बस इतना पूछती है कि आज सुबह से वो किसी मशीन के चलने की आवाज सुन रही है, तो आखिर ये किस मशीन की आवाज है। विक्टोरिया कहती है कि शायद नेबर्स स्नो हटाने वाली मशीन चला रहे होंगे। लेकिन दोस्तों रेचल से रहा नहीं जाता और वो घर से निकल के मशीन की आवाज की तरफ जाने लगती है। जंगल के अंदर रेचल एक पेड़ के पास पहुंचती है जहाँ ट्री से एक लकड़ी की पपेट टंगी हुई थी और इस पपेट के ऊपर रेचल की वेडिंग ड्रेस थी। जी हाँ दोस्तों, ये देख के रेचल बहुत डर जाती है और वो भागते हुए मशीन के साउंड के पास जाती है। फाइनली वो एक टेंट देखती है और अंदर वो बॉरिस को पाती है जो कि एक कब्र खोद रहे थे। ये दृश्य देख के रेचल वो श्योर कि उसे ही यहाँ दफनाया जाएगा और वो भागना शुरू करती है। बॉरिस रेचल के पीछे भागते हैं और तभी निकी यहाँ कार से आ जाता है। रेचल निकी से कहती है कि इन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन निकी रेचल को काम डाउन करता है। निकी कहता है कि रेचल कार में ही बैठी रहे और वो खुद अपनी फैमिली से बात करके आएगा। इस पॉइंट तक कार के सामने निकी की पूरी फैमिली आ चुकी थी और निकी जाके उनसे बात करता है। देन सीन कट होता है और अगला सीन घर के अंदर का था जहाँ रेचल पूरी फैमिली के साथ बैठी थी। इस पॉइंट पे बॉरिस रिवील करते हैं कि उनकी बीवी विक्टोरिया जो कि निकी की माँ हुई वो खत्म होने वाली है। दरअसल उन्हें एक अग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर है और ये परिवार इस ट्यूमर को ठीक करने के लिए हर तरह का इलाज करवा चुका है, लेकिन कोई भी इलाज कामयाब नहीं हुआ। इसलिए विक्टोरिया डिसाइड करी है कि वो अपने टर्म्स पे ही खत्म होगी। इस वजह से पूरी फैमिली विक्टोरिया की मौत को कुछ महीनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन एकदम से इन्हें निकी बताता है कि वो रेचल से शादी करने वाला है। निकी को अपनी मॉम का कंडीशन नहीं पता था, बाकियों को पता था। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि निकी इस घर का सबसे छोटा बेटा था और उसे घर के हर एक प्रॉब्लम से शील्ड किया जाता था। निकी को हमेशा दिखाया जाता था कि कैसे उसका घर हमेशा परफेक्ट है और इसलिए शायद निकी को ये बात नहीं बताई गई थी कि उसकी माँ एक्चुअली काफी बीमार है। सो यस, जब विक्टोरिया को पता चला कि निकी रेचल से शादी करने वाला है तो वो डिसाइड कर ली कि वो इनके लिए एक आखिरी फैमिली इवेंट होगा जिसको अटेंड करने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस इवेंट में पूरी फैमिली को बुलाया जा रहा है क्योंकि ये विक्टोरिया की काइंड ऑफ फेयरवेल इवेंट जैसी भी होने लग गई है, लाइक हर लास्ट गेट टुगेदर बिफोर फाइनल गुड बाय। बोरिस मशीन चला के विक्टोरिया की ही ग्रेव खोद रहे थे और इसलिए फैमिली थोड़ी उदास जैसी लग रही थी। सो फाइनली रेचल को सब पता चल गया था, बट स्टिल वो पूछती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस एक पपेट के ऊपर क्यों थी इन द फॉरेस्ट। टर्न्स आउट कि ये काम छोटे जूड का था जो कि सॉरी मैन की कहानी से इतना डर गया था कि उसे लगा कि सॉरी मैन रेचल को लेके जाएगा क्योंकि रेचल का खून निकला है। तो रेचल को बचाने के लिए वो उसकी ड्रेस एक लकड़ी के पपेट को पहना के फॉरेस्ट में टांग दिया ताकि सॉरी मैन पपेट को ले जाए इंस्टेड ऑफ रेचल। जूल्स अपने बेटे जूड से कहता है कि सॉरी मैन रियल नहीं है। फाइनली रेचल चिल होती है और निकी वाज अपसेट कि उसकी माँ बीमार है। यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। अब थर्ड एपिसोड का नाम है आई विल लाइट यू ऑन फायर और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम व्यूअर्स को ऐसा फील होता है मानो कोई तो कनिंगहम्स के घर में घुसा है। वो बोरिस को टैक्सीडर्मी करते देखता है एंड देन रेचल को सोते हुए देखता है। यही सीन कट होता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग रेचल बाहर जाके एक आई एम सॉरी वाला केक लेके आती है विद व्हाइट लिलीज फ्लावर ताकि वो अजीब एक्ट करने के लिए निकी की फैमिली से माफी मांग सके। आई मीन रेचल लिटरली केक पे लिखवाती है कि आई एम सॉरी बिकॉज मुझे लगा कि आप लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये केक, कार्ड एंड टेडी देख के जूड वाज लाइक कि मुझे एक वीडियो कैमरा दिला दो। खैर घर का माहौल अब थोड़ा हल्का था, लेकिन निकी को हम परेशान देखते हैं जहां वो देश विदेश के डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहा था ताकि वो किसी तरह अपनी मॉम को बचा सके। निकी मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी मॉम हार मान सकती
सकती हैं और वो कुछ भी करके मॉम को बचाना चाहता था। वहीं पोर्शिया शादी की सजावट प्रिपरेशंस में लगी हुई थी, जहां वो रेचल तक पे भड़क रही थी सेइंग कि रेचल को फ्लावर्स की नॉलेज नहीं है। वो सॉरी बोलने के लिए व्हाइट लिलीज लेके आई है विच आर फ्यूनरल फ्लावर्स। देन वेडिंग पे रियल फ्लावर्स चाहिए। रेचल को अपना वॉकिंग डाउन द आयल मोमेंट के लिए सॉन्ग चूज करना होगा। रेचल को और भी डिसीजंस लेने हैं वगैरह वगैरह। और अब तक रेचल भी डिसाइड कर लेती है कि वो बिना सवाल जवाब किए पोर्शिया के ऑर्डर्स फॉलो करेगी, क्योंकि वही सब संभाल रही थी। पोर्शिया के कहने पे रेचल घर में जाके सबसे पूछने लगती है कि वेडिंग डे पे वो फिश लेंगे या फिर चिकन। मोreover रेचल के मन में ये भी ख्याल आता है कि क्योंकि अब तक फैमिली मेंबर्स ओपनली विक्टोरिया की कंडीशन के बारे में बात नहीं करे हैं, तो शायद सब अंदर ही अंदर कोप कर रहे हैं, विच इज नॉट ए गुड थिंग। अब आगे हमें जूल्स दिखाया जाता है जो कि बाथ टब में चिल कर रहा होता है और तब बाथरूम में निल आती है। निल उसे कहती है कि वो बाथ टब में सो नहीं जाए वरना वो डूब सकता है। अब इस बात पे दोनों की पैसिव बहस होने लगती है और इससे हम ये समझ पाते हैं कि जूल्स और निल का रिश्ता अच्छा नहीं है। जूल्स के हिसाब से निल हमेशा उसे टोकती रहती है, वहीं निल का कहना था कि जूल्स कोई भी काम खत्म ही नहीं करता, सब कुछ अधूरा छोड़ देता है। जूल्स यहाँ पोर्शिया और निकी की बुराई भी करता है और ये शांत बहस इस पॉइंट तक पहुंच जाती है कि जूल्स अपनी बीवी निल से कहता है कि तुम मुझे डुबा ही दो। तब यहाँ रेचल आती है जिससे ये अजीब सा मोमेंट ब्रेक होता है। रेचल के सामने भी दोनों थोड़ा झगड़ते हैं। निल कह देती है कि जूल्स किसी भी चीज से डील नहीं करता, ना वो इस बात से डील कर पाया कि उसकी माँ 1 महीने बाद नहीं रहेंगी और ना वो अपने बचपन के सॉरी मैन वाले इंसिडेंट से डील कर पाया है। हम समझ पाते हैं कि जूल्स और निल का रिश्ता ऐसा है जहां वो दोनों खुल के एक दूसरे से बात करते हैं, कोई भी बात होल्ड बैक नहीं करते, जिस कारण से इनका जो रिश्ता है वो काफी टॉक्सिक सा प्रतीत होता है। एनीवेज निल रेचल को बता देती है कि वो चिकन लेगी एंड जूल्स फिश लेगा। इस घटना के बाद हम जूड को देखते हैं जो कि घर के एक कमरे को खोलने की कोशिश में था जो कि लॉक्ड था। तभी रेचल उससे मिलती है और उसे एक वीडियो रिकॉर्डर देती है। इससे जूड खुश होता है और जूड के जाने के बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो लॉक्ड कमरा खुल जाता है। खैर इसके बाद रेचल देखती है कि निकी अपने पिता से झगड़ रहा था क्योंकि वो विक्टोरिया की माँ के खत्म होने को एक्सेप्ट कर लिए थे, मतलब ट्रीट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कर लिए उनके खत्म होने वाली बात। ये सब देख रेचल समझ जाती है कि विक्टोरिया के डिसीजन से फैमिली में कोई भी कोप नहीं किया है और इसीलिए वो एक फैमिली मीटिंग बुलाती है। रेचल सबके सामने कहती है कि वो लोग विक्टोरिया के डिसीजन को प्रोसेस नहीं कर पाए हैं और इसलिए सभी मिलकर उसकी शादी को विक्टोरिया की सरोगेट लिविंग फ्यूनरल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कारण सब शादी को लेकर प्रेशर ले रहे हैं जबकि सभी को एज फैमिली विक्टोरिया के डिसीजन से कोप करना चाहिए। रेचल काइंड ऑफ सबका ग्रुप थेरेपी कर रही थी क्योंकि वो एनी हाउ बिहेवियरल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट कर रही थी। जूल्स और पोर्शिया इस आइडिया को पहले नकारते हैं लेकिन बाकी लोग को आइडिया ठीक लगता है, इसलिए फाइनली सबको ग्रुप थेरेपी करना पड़ता है। रेचल सबसे कहती है कि वो विक्टोरिया के बारे में ऐसी बातें बोले जो कि वो फील करते हैं और रेचल यहाँ वो वेडिंग ड्रेस वाली पपेट ले आई थी टू रिप्रेजेंट विक्टोरिया। सब यहाँ एक एक करके अपनी मन की बात कहते हैं अबाउट विक्टोरिया, जिसके बाद वाकई सबको बेटर फील होता है। इस सब के एंड में ये लोग उस पपेट को जला देते हैं एंड क्लोजर पाते हैं। अब दोस्तों इस घटनाओं के बीच निल और रेचल आपस में बातचीत करते थोड़ा क्लोज आ गई थी। इसी के पैरेलल में जूड अपने वीडियो कैमरा लेके चीजें रिकॉर्ड कर रहा था और वो उसी कमरे तक पहुंचता है जो कि पहले लॉक्ड था, बट टू हिज सरप्राइज कमरा अब खुला था और जूड कैमरा लेके अंदर जाता है। एक पॉइंट पे जब जूड कैमरा घुमाता है तो वो एक अनजान आदमी को कोने में खड़ा पाता है जो कि काफी क्रीपी दिख रहा था। जूड फौरन वहां से भागता है। अब उस रात रेचल की नींद खुलती है और वो अपना लाया हुआ केक खुद खाने लगती है एज इस केक को कोई टच तक नहीं किया था। अभी हम व्यूअर्स को फील करवाया जाता है कि कोई तो इस घर के अंदर घुसा है और वो रेचल के पीछे आ गया और एकदम से हम देखते हैं कि कोई आदमी रेचल का मुंह बंद करके उसे अगवा करके ले जाने लगता है। वो सक्सेसफुली रेचल को किडनैप कर लेता है और यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। नाउ 4th एपिसोड का नाम है द विटनेस और इस एपिसोड के शुरुआत में जूड अपनी नींद में उठता है और सीधा रेचल के कमरे में जाता है। वो रेचल को गायब पाता है जिसके बाद वो सीधा अपने पिता जूल्स के कमरे में जाता है। जूड अपने पिता जूल्स को कहता है कि आज वो एक अनजान आदमी को घर में देखा था जो कि सॉरी मैन हो सकता है। सॉरी मैन रेचल को उठा ले गया और सॉरी मैन को जूड अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड किया है। जूल्स तुरंत अपने बेटे की रिकॉर्डिंग देखता है और रिकॉर्डिंग में क्लियरली उस अनजान बंदे का फेस था। इस चेहरे को देख के जूल्स वाज इन शॉक क्योंकि ये वाकई सॉरी मैन ही था जिसे जूल्स बचपन में देखा था। यानी कि दोस्तों जूल्स की बचपन वाली कहानी बिल्कुल भी झूठ नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सॉरी मैन रेचल को उठा ले गया था और वो रेचल को अपने घर के अंदर एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है ऑन एन ओल्ड टीवी। ये रिकॉर्डिंग 13 जैन 1997 की थी और रिकॉर्डिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लेडी का नाम अलेक्जेंड्रा है और आदमी का नाम जे है। जे ही ये रिकॉर्डिंग किया है और हम समझ पाते हैं कि अलेक्जेंड्रा एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी विद जेस चाइल्ड। इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए बच्चा होने से पहले ये शादी कर लेना चाहते थे। शादी के लिए ये लोग ठीक इसी टाउन में आते हैं जिसमें फिलहाल रेचल है। ये लोग आइसक्रीम के लिए कोल्डीज वाले शॉप पर रुकते हैं जहाँ का स्टाफ बहुत क्रीपी था। इनफैक्ट स्टाफ इस बात पे गुस्सा हो जाता है जब ये लोग आइसक्रीम मांगते हैं। स्टाफ का कहना था कि हम कस्टर्ड बेचते हैं नॉट आइसक्रीम। जो भी हो जे एंड अलेक्जेंड्रा शॉप से निकलते हैं और जे के घर तक आते हैं। अलेक्जेंड्रा काफी इमोशनल हो गई थी सेइंग कि उसे ऐसा फील हो रहा है मानो कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। दोस्तों ये सेम बात है जो कि रेचल भी कह रही थी आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेस। एनीवेज जे अलेक्जेंड्रा को समझाता है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और ये गंदी वाली फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि अलेक्जेंड्रा की माँ हमेशा उसे बचपन से बोलती थी कि अगर वो शादी करेगी तो खत्म हो जाएगी। इसी कारण से अलेक्जेंड्रा का माइंड बुरे वे में कंडीशन हो गया है और वो अजीब फील कर रही है जब
जबकि कुछ अजीब है नहीं। जो भी हो, अलेक्जेंड्रा शादी के लिए तैयार होती है और 13 जन 1997 को तकरीबन 3:34 पे शादी के रिचुअल्स शुरू होते हैं। यहाँ जो शादी में एक विटनेस आया था वो बहुत अजीब तरीके से पूछता है कि आर यू श्योर ही इज द वन। ये अगेन सिमिलर बात है जो कि रेचल से भी एक बुढ़ा बार में पूछा था। एनीवेज, अलेक्जेंड्रा उस विटनेस की बात को इग्नोर करके शादी करने जाती है एंड फाइनली उसकी जे से शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों घर वापस आके किस करते हैं जब जे फील करता है कि अलेक्जेंड्रा की नाक से खून निकल रहा है। जे भाग के टॉवेल लाने जाता है लेकिन तब तक अलेक्जेंड्रा के नाक, कान, आंख सबसे खून निकलने लग गया था और इससे वो गिर जाती है। जे को कुछ समझ ही नहीं आता और देखते देखते उसकी आंखों के सामने अलेक्जेंड्रा खत्म हो जाती है। जे समहाउ अलेक्जेंड्रा के पेट से बच्ची निकालता है और दोस्तों बच्ची सही सलामत थी। सो यस, ये सब रिकॉर्डिंग सॉरी मैन रेचल को दिखा रहा था और यहाँ रिवील होता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये सॉरी मैन एक नॉर्मल इंसान है जो कि एक्चुअली में रेचल का पिता है। जी हाँ दोस्तों, जो वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें जे था वही ये बंदा सॉरी मैन है और जो बच्ची बच गई थी वीडियो के अंदर वो रेचल है। जे अपनी बेटी रेचल को शादी करने से रोकने आया था, सेइंग कि उसके फैमिली में कर्स है जहाँ लड़की शादी करते ही खत्म हो जाती है। मतलब लड़की नहीं, कोई भी इस फैमिली में शादी करेगा वो शादी करते वक्त ही खत्म हो जाएगा। ये सेम रेचल की माँ अलेक्जेंड्रा के साथ हुआ था और अगर रेचल शादी करती है तो उसके साथ भी होगा। जो बताता है कि उसे रेचल की शादी का इन्विटेशन मिला था। आई मीन रेचल तो नहीं भेजी थी इन्विटेशन, शायद निकी की फैमिली से इन्विटेशन कार्ड मिला होगा और जे ही रेचल को इन्विटेशन कार्ड में रेड कलर से डोंट मैरी हिम लिख के भिजवाया था। इस पॉइंट पर रेचल अपने पिता पे भड़कती है क्योंकि एक तो वो रेचल को किडनैप करके यहाँ ले आए, देन इतनी बड़ी बात आज बता रहे हैं जो कि श्योर भी नहीं है कि सच बात है या नहीं। अब सोच के देखो, किसी को भी तो यकीन होगा नहीं ना कि वाकई में ऐसा कोई कर्स एग्जिस्ट करता भी है। तभी एकदम से जे के घर के अंदर जूल्स बंदूक लिए आता है और वो जे को सॉरी मैन कहने लगता है। रेचल जूल्स को काम डाउन करती है, सेइंग कि ये सॉरी मैन नहीं है, ये मेरे पिता हैं। अब इस पॉइंट पे रिवील होता है कि जूल्स बचपन में क्या देखा था। दरअसल जूल्स खेलते हुए जे के घर में आ गया था और वो बेड के नीचे छिप गया। तभी घर के अंदर अलेक्जेंड्रा और जे आते हैं आफ्टर देयर वेडिंग और अचानक से अलेक्जेंड्रा खत्म होने लगी। जूल्स सब कुछ अपनी आंखों से देखा जहां जे अलेक्जेंड्रा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर अलेक्जेंड्रा के खत्म होने के बाद जे चाकू से उसका पेट काटा और छोटी रेचल को अंदर से जीवित निकाला। जूल्स ये सब बचपन में छुप के देखा था जहां वो कुछ समझ नहीं पाया और क्योंकि जे बार बार आई एम सॉरी कह रहा था तो जूल्स जे को सॉरी मैन समझने लगा और मन में एक कहानी बना लिया कि सॉरी मैन औरतों को काट देता है। मोड़ोवर खत्म होते होते अलेक्जेंड्रा देख ली थी कि बेड के नीचे एक बच्चा छिपा है और वो उसकी तरफ घूम के बोली थी टेल हर इट्स रियल, यानी मेरी बेटी को इस कर्ज के बारे में बताना कि ये सच है। ऑफ कोर्स जूल्स ये बात तब समझ नहीं पाया था। सो यस दोस्तों, यहाँ काफी कुछ क्लियर हो चुका है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या वाकई में ऐसा कोई कर्ज रेचल के ऊपर है? वेल, रिकॉर्डिंग में रेचल ध्यान दी थी कि विटनेस पूछा था कि आर यू श्योर ही इज द वन, और यही सेम बात रेचल से वो बुढ़ा भी बार में पूछा था। बस फिर क्या था, रेचल तुरंत बार में वापस जाती है जहां उसे वो बुढ़ा ड्रिंक्स काउंटर पे बैठा मिलता है। बुढ़ा पहले रेचल को उसके नाम से बुलाता है, देन उसके पैर में चाकू मारता है क्योंकि रेचल उसके हाथ में स्टैब की थी, तो हाँ ये बदला हुआ, उसका बराबरी हुआ। देन बुढ़ा इस कर्ज के बारे में एकदम डिटेल में सब कुछ बताता है। तो काफी समय पहले एक ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इससे पहले वो शादी कर पाते, ग्रूम हंटिंग करते टाइम समाप्त हो गया। इससे ब्राइड बहुत दुख में चली गई और वो सीधा डेथ से बात करने लगी, सेइंग कि मेरे सोलमेट को वापस लेके आओ। डेथ भी उसकी बात मान गया, लेकिन डेथ यहाँ अपना चाल खेला क्योंकि डेथ को बार्गेन करना पसंद है। डेथ कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रूम को वापस ले आऊंगा, लेकिन तभी जब तुम्हें पक्का यकीन हो कि वो तुम्हारा सच्चा सोलमेट है। ब्राइड एग्री कर गई, लेकिन दोस्तों ये डील सिंपल नहीं थी। डेथ ब्राइड की आने वाली पूरी नस्ल को ही कर्ज कर दिया विद सेम बर्डन, यानी कि ब्राइड और ग्रूम के जितने भी बच्चे होंगे वो अगर अपने रियल सोलमेट से शादी करेंगे तब तो ठीक है, वरना वो समाप्त हो जाएंगे। ये कर्ज सिर्फ ब्राइड ग्रूम के बच्चों तक सीमित नहीं थी, रादर उनके बच्चे और आने वाले पूरी लाइनेज पे ही रहेगा। देखा जाए तो डेथ एक जान बचाने के बदले पूरी फैमिली लाइन को ही क्लेम कर लिया और इसी तरह ये कर्ज इस बुढ़े तक पहुंची। मतलब बुढ़ा भी उसी फैमिली का हिस्सा रहा होगा। इस बुढ़े को हम द विटनेस कहेंगे और विटनेस भी एक दिन अपनी लव ऑफ लाइफ से मिला। जिस दिन विटनेस अपनी लवर मेरियान से शादी करने वाला था, उस दिन एक मिस्टीरियस मैन आके उससे कहा कि तुम्हें अपनी सच्ची सोलमेट से शादी करना है, वो भी सनसेट से पहले। यानी दोस्तों यहाँ एक और कंडीशन है, विच इज सनसेट से पहले शादी हो जानी चाहिए। विटनेस डर गया कि कहीं मेरियान मेरी सोलमेट नहीं हुई तो मैं खत्म हो जाऊंगा, और ऐसे में वो अपनी शादी ही छोड़ के भाग गया। अब ऐसा करने से जो कर्ज था वो विटनेस की लवर मेरियान पे चला गया, उसकी फैमिली पे। जी हाँ दोस्तों, इस कर्ज को रोका भी नहीं जा सकता। आई मीन अगर कोई शादी ना करे और आगे बच्चा पैदा ना हो तो आइडियली कर्ज खत्म हो जानी चाहिए ना, क्योंकि फैमिली लाइन तो यहीं एंड हो गई, राइट? बट नहीं, डेथ इतना शातिर था कि अगर कोई शादी नहीं करता है, लाइक ये बुढ़ा विटनेस, तो कर्ज उसके लवर पे ट्रांसफर हो जाएगी, हु इन दिस केस वाज मेरियान। मेरियान आगे चल के किसी और से शादी करी जिसका नाम था थॉमस हार्किन। थॉमस हार्किन एक्चुअली में रेचल के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे। इनफैक्ट रेचल का पूरा नाम भी रेचल हार्किन है। थॉमस और मेरियान के बच्चे हुए, देन उनके बच्चे हुए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और सबको यही बताया गया कि अगर तुम अपने सच्चे सोलमेट से शादी करते हो बिफोर सनसेट तब तो ठीक है, वरना गलत से शादी किए तो तुम खत्म हो जाओगे, और अगर शादी नहीं किए तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया, प्रपोजल वगैरह हो जाता है तो कर्ज उसकी फैमिली पे चढ़ जाएगा इन केस यू डोंट मैरी। फाइनली ये कर्ज रेचल की मॉम अलेक्जेंड्रा पे भी आया, जहां वो जे से शादी
शादी करके निपट गई, यानी जे उसका असली सोलमेट नहीं था। बट समहाउ रेचल पैदा हो गई एंड अब कर्स सेम रेचल पे आ चुका है। विटनेस कहता है कि डेथ तुम्हें फॉलो कर रहा है रेचल, टर्न अराउंड और उसे फील करो। यहाँ कैमरा ऐसे पैन होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति रेचल को घूर रही हो। विटनेस इस डेथ को देखता है, मतलब कैमरा की तरफ देखता है और कहता भी है कि अभी रेचल के पास 2 और दिन है, यानी 2 दिन में उसकी शादी होने वाली है, अभी तुम यहाँ मत आओ। अब इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि ये विटनेस वाला बुढ़ा अगर इतने समय से है तो अब तक जिंदा कैसे है। वेल विटनेस बताता है कि क्योंकि वो सिस्टम को चीट किया तो उसको इमोर्टैलिटी का कर्स मिला है, मतलब डेथ ही उसे पनिश किया विद इमोर्टैलिटी। डेथ उसको क्लेम नहीं करता, खत्म नहीं करता। इन शॉर्ट वो मरेगा नहीं और मेरियान के लाइनेज की हर एक शादी को विटनेस करेगा, तभी इसका नाम हम विटनेस रखे हैं। वैसे भले वो अमर है लेकिन चोट को फील कर सकता है। विटनेस कहता है कि वो रेचल की माँ को भी वार्न किया था बिफोर हर मैरिज और वो रेचल को भी वार्न करने आया है। वो हर एक कर्स्ड पर्सन को वार्न करने आता है बिफोर देयर मैरिज। आइडियली उसका जॉब है सिर्फ शादी को विटनेस करना, लेकिन वो वार्निंग भी दे देता है। विटनेस रेचल को एक फॉर्म देता है सेइंग कि अगर निकी वाकई उसका सोलमेट है और रेचल निकी से सनसेट से पहले शादी कर ली तो वो बिल्कुल सेफ रहेगी, फिर फॉर्म पे साइन कर दे, शादी संपन्न हुआ। बट अगर रेचल शादी ही नहीं करती है तो कर्स निकी के फैमिली पे जाएगा और रेचल भी विटनेस की तरह इमॉर्टल होकर निकी के फ्यूचर फैमिली लाइन को वार्निंग देती फिरेगी। इस पॉइंट पे बार में जे और जूल्स भी आते हैं एंड जे कंफर्म करता है कि ये बुढ़ा विटनेस वाकई उसकी शादी में आया था एंड तब से वो बिल्कुल भी एज नहीं किया है इन 30 इयर्स। इस सब के बाद रेचल बार से बाहर जाती है और वहां स्नो में उसे एक बैज मिलता है जिस पे लिखा था बट डैडी आई वांट वन। ये दोस्तों एक्चुअली में कोल्ड शॉप का टैगलाइन है। रेचल इस बैज को लेकर गाड़ी में जाती है जहां वो जूल्स को इसके बारे में बताती है, मतलब जो कर्स है उस बारे में जूल्स को बताती है। ऑल्दो वो जूल्स को ये नहीं बताती कि अगर वो शादी नहीं करती है तो कर्स एक्चुअली में निकी यानी जूल्स की फैमिली पे आ जाएगा। ऐसे देखा जाए तो जूल्स के अंदर भी एक जो ट्रॉमा था सॉरी मैन वाला बचपन का, वो कहीं ना कहीं सही था, बट अब वो रिजॉल्व हो चुका है। इस पॉइंट पे रेचल काफी परेशान थी कि आगे उसे क्या करना है एंड यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी और अगली वीडियो 1 दिन बाद आ ही जाएगी जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ ढेर सारी थियरीज पे बातें करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो पे 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स पूरे कर दीजिएगा ताकि आई गेट द मोटिवेशन। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।